गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ लिया है और फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ते हुए हमने 1789 से लेकर के 1799 तक उसके विभिन्न चरणों की चर्चा की है और फिर उसके क्रांति के प्रभावों की चर्चा की है। और प्रभावों में हमने देखा है कि फ्रांस पे क्या प्रभाव डाले, यूरोप पे क्या प्रभाव डाले और पूरे विश्व को कैसे उसने जो है स्थायी तब प्रदान किया, स्थायी रूप से प्रभावित किया। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं यूरोप में ऐसे महान व्यक्तित्व की जिसने जो है अपने आकर्षक व्यक्तित्व से, अदम्य साहस से यूरोप के इतिहास में युगांतकारी परिवर्तनों को न्योता दिया और अपने आप की जो प्रतिभा थी, विलक्षणता थी, उसको इतिहास बना दिया। यहाँ पे एक गरीब परिवार से उत्पन्न ऐसे व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं जिसने यूरोप के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी और यूरोप के इतिहास को जो है किस प्रकार से, क्यों उसने प्रभावित किया, क्या उसमें योग्यताएं थी और उन योग्यताओं को कैसे जो है उसने परिलक्षित किया, किस प्रकार से लोगों के सामने पेश किया। तो यहाँ पे जो है इतिहास में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जैसा कि जो है इस समय फ्रांस के इतिहास में प्रादुर्भाव व्यक्ति हुआ था और इस व्यक्ति को हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक अदम्य साहस का धनी था, एक अच्छे प्रतिभा का धनी था, अच्छे जो है चरित्र का धनी था और इस अदम्य प्रतिभा और साहस के द्वारा ही उसने यूरोप में अपनी एक विशिष्ट जो है प्रतिभा की, विशिष्ट चरित्र की छाप छोड़ी जिसमें यूरोप का इतिहास ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ही वो फेमस हो गया। उसके चरित्र में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं थी जिसके कारण वो एक छोटे से परिवार से उठ करके जो है वो बचपन से ही हीन भावनाओं से ग्रस्त रह करके उसने अपने भाग्य को बनाया था और यहाँ पे अपने भाग्य का निर्माता वो स्वयं था। अपने भाग्य को ही नहीं, उसने फ्रांस का भाग्य भी बदल दिया था। तो यहाँ पे फ्रांस में एक ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव और उस व्यक्ति के द्वारा जो है फ्रांस के ही इतिहास को बदल के रख देना। जैसे कि फ्रांस में जो राज व्यवस्था थी, राजतंत्र था, उसका अंत हो गया, लेकिन यहाँ पे नेपोलियन ने उस इतिहास को ही बदल दिया। लोगों ने इतनी मुश्किलों से गणतंत्र को पाया था और अब जो है एक निरंकुशवादी तानाशाह शासक उनको फिर से मिल गया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने अदम्य साहस से अपने जो टाइम पीरियड था उसमें फ्रांस को युद्धों में झोंके रखा और ये सारी चीजें थी। उसमें उसको जो है कोई वो आदर्शों के पीछे नहीं चल रहा था, बल्कि वो एक स्वार्थी व्यक्ति भी इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि वो एक स्वार्थी व्यक्ति था और वो अपने स्वार्थ के चलते अपनी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट कर रहा था और अपने लिए जो सत्य प्राप्त करने की जो उसकी चाह थी उन करकदमों पे वो चल रहा था। तो इस प्रकार से नेपोलियन के रूप में फ्रांस को एक ऐसा तानाशाही व्यक्ति मिला जिसने फ्रांस के इतिहास को ही नहीं अपितु पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। उनके पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था और माता का नाम था लेटिजियो प्रमोलिना। यहाँ पे कोर्सिका द्वीप में रहने वाले कार्ले
बोनापार्ट ने एक जो है वो एक पेशे से वकील थे। उन्होंने अपनी एक यात्रा के दौरान भेंट की लेटिजियो रमोलिना से। लेटिजियो रमोलिना एक सुंदर और भड़कीले चरित्र की धनी महिला थी और उस मुलाकात में जो है उनमें आपसी प्रेम के चलते वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और उनसे ही नेपोलियन का जन्म हुआ। और नेपोलियन का जन्म जो है 15 अगस्त 1769 को हुआ। 4 भाई और 3 बहन थे वो। और यहाँ पे 7 बहन भाइयों में नेपोलियन जो है बचपन से ही गुमसुम सा रहने वाला बच्चा था। यहाँ पे उसकी शक्ल सूरत की बात करें तो वो ठीक ठाक ही थी, वो ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता था और नाक थोड़ी उसकी चपटी हुई थी। रंग भी जो है ज़्यादा गोरा नहीं था, मध्यम सा उसका रंग था और गोल चेहरा था। यहाँ पे उसकी जो शारीरिक बनावट है उसकी तुलना एक लड़की की जो है सारी बनावट से की गई है कि लड़कियों जैसा दिखता था। वो दब्बू से व्यक्तित्व का था बचपन से ही। तो वो जो है अपने भाई बहनों में इकट्ठा जो है खेलना पसंद नहीं करता था, अकेला बैठा रहता था, वो सोचता रहता था और बैठा बैठा वो जमीन पे रेखाएं खींचता रहता, उनको जो है मिटाता रहता, किले बनाता रहता, उनको तोड़ता रहता, फिर बनाता रहता। तो इस प्रकार से उसका बचपन बीता और छोटी उम्र में ही जो है उसके पिता की मृत्यु हो गई। यहाँ पे अध्ययन करने के लिए जो है वो उसको फ्रांस भेज दिया गया और वहाँ जा कर के उसने साहित्य का अध्ययन किया और 1 साल जो है उसने जो तोप खाने का अध्ययन रत वो रहा और वहाँ पे उसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की। तो इस प्रकार से सैनिक शिक्षा उसको दिलवाई गई, साहित्यिक शिक्षा उसको दिलवाई गई। तो यहाँ पे उसके मन में जब वो फ्रांसीसियों के सैनिक स्कूल में शिक्षा के लिए उसको भेजा गया था तो वहाँ पे और जो बच्चे थे वो कुलीनों के बच्चे पढ़ते थे और वो कुलीनों के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो जिससे जो है हीन भावना नेपोलियन के मन में घर करती गई और धीरे धीरे जो है वो हीन भावना उसकी महत्वाकांक्षा में बदलती गई। जो उसके जो विचार थे वो अमीरों जैसे थे, वो अमीर बनना चाहता था और खराब आर्थिक स्थिति उसके परिवार की जो माली हालत थे वो अच्छे नहीं थे। तो उसके कारण जो है उसकी जो हीन भावना थी और ज़्यादा वो हीनता में जो है डूबता चला गया और यहाँ पे जो है उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विचार करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है उसने फ्रांस में ही फ्रांसीसी क्रांति को बड़े बारीकी से देखा, फ्रांस में लोगों को गणतंत्र के लिए संघर्ष करते हुए देखा। यहाँ पे जो है उसने नेशनल कन्वेंशन के ऊपर जो है भीड़ का जो हमला था उससे नेशनल कन्वेंशन को बचाए उन्होंने। यहाँ से नेपोलियन ने शुरुआत की अपने जो जीवन में, उसने शुरुआत की कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी और इस प्रकार से नेशनल कन्वेंशन के जो 2 दल थे जिरोदिस्ट और जैकोबिन, वो जैकोबिन दल का सदस्य भी रहा। तो यहाँ पे जो आतंक की आत्मा जो है थोड़े समय जो है नेशनल कन्वेंशन द्वारा स्थापित की गई जो लोक सुरक्षा समिति थी और सामान्य सुरक्षा समिति थी उसको आतंकी राज्य कहा गया, आतंकी राज्य की आत्मा कहा गया। तो उसने देखा उस सब स्थिति को भी फ्रांस में और यहाँ पे उसने जो है रॉबस्पियर की हत्या होती हुई देखी। तो फिर जो है डायरेक्टरी के सदस्यों के साथ जो उसके संबंध रहे और बाद में डायरेक्टरी खत्म होने के बाद भी जो प्रथम काउंसिल बनी थी 3 सदस्यों की, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का मुख्य स्थान था। 1799 के बाद 1804 तक बनी 3 सदस्यीय काउंसिल में 3 सदस्य जो काउंसिल थी उनके जो विचार थे वो थे कि एक निरंकुशवादी वातावरण फ्रांसीसी लोगों को दे दिया जाए और तभी इस अराजकता भरी स्थिति पे काबू पाया जा सकता है। तो इसीलिए 3 व्यक्ति जिसमें नेपोलियन जिसमें हम बात करेंगे नेपोलियन की और ओबेसिये की और ओबेसिये और दुर्मको।
ये 3 व्यक्ति थे, 3 सदस्यीय काउंसिल का यहाँ पे निर्माण कर लिया गया था और ये तीनों ही सदस्य ही चाहते थे कि फ्रांस में अब निरंकुशता लागू हो जानी चाहिए। वो लोगों को कुछ एक स्वतंत्रता दे करके, अधिकार दे करके एक निरंकुशता उन पे लागू करना चाहते थे, तभी जो है फ्रांस की उस समय की अराजकता की स्थिति पे काबू पाया जा सकता था। तो कैसे नेपोलियन का उदय हुआ, कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ, सबसे पहले हम वही देखते हैं। 3 सदस्यों की काउंसिल का सदस्य बनने के बाद जो है नेपोलियन के उदय के लिए जो कारण जिम्मेदार रहे वो उसके बारे में अब जो है एक बार शुरुआत से हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेपोलियन का उदय, तो इसमें सबसे पहला जो था कारण, सबसे पहले जो परिस्थिति जिम्मेदार थी वो थी 1799 का संविधान। 1799 में जो है संविधान का निर्माण किया गया। इससे पहले जो है हमने पढ़ा भी था कि 1792 में, फिर 1793 में और फिर 1795 में संविधान का निर्माण किया गया था। तो इसके बाद जो है इन जो संविधान ये निर्माण किए गए थे, इसके लिए सदस्यों की संख्या, रूल रेगुलेशन भिन्न भिन्न थे। तो यहाँ पे अब जो है 1799 में डायरेक्टरी 5 सदस्यों की जो डायरेक्टरी थी उसको समाप्त कर दिया गया था। 3 सदस्यों की काउंसिल अब सत्ता में थी। तो 3 सदस्यों की काउंसिल जो सत्ता में थी, जिसमें नेपोलियन, ओबेसी और दुर्मुखों का नाम ले सकते हैं, उन्होंने 1799 में मिलकर के एक और संविधान का निर्माण किया था। और ये जो नया संविधान था, इसमें जो रूल रेगुलेशन थे वो भी सारे नए थे और इसमें निरंकुशता, जो पुराने जो बुर्बो शासकों की निरंकुशता थी, उस समय की निरंकुशता और अब की निरंकुशता में जो है थोड़ा सा अंतर डाल दिया गया था और यहाँ पे एक नए संविधान का निर्माण लोगों की शक्तियों पे अंकुश रख के कर दिया गया था। इस संविधान का निर्माण नेपोलियन द्वारा स्वयं किया गया था और नेपोलियन ने इस संविधान का निर्माण करने के बाद जो है इसमें ऐसे कुछ बातें रखी थी कि जिसमें सारी ही शक्तियां नेपोलियन के पास रहे, स्वयं नेपोलियन के पास रहे। और फिर इसके बाद इस पे जनमत संग्रह करवाया गया। यहाँ पे जनमत संग्रह के बाद जो है इसको जनमत संग्रह के बाद इस को जो है फ्रांस में लागू कर दिया गया। और यहाँ पे इस संविधान के लागू होने के बाद ही जो चरण की शुरुआत हुई उसको जो है प्रथम काउंसिल या प्रथम चरण कहा गया। तो इससे जो है नेपोलियन का उदय हुआ। यहाँ नेपोलियन द्वारा बनाया गया संविधान जिसपे जनमत संग्रह हुआ और उसके बाद उसको फ्रांस में लागू कर दिया गया और उसको प्रथम काउंसिल का नाम दे दिया गया। इससे जो है नेपोलियन के उदय के द्वार खुल गए। दूसरा जो मुख्य कारण था नेपोलियन का उदय था वो था सुशासन की स्थापना। सुशासन की स्थापना नेपोलियन द्वारा जो है ये प्रथम काउंसिल थी। तो इस काउंसिल के द्वारा जो है एक निरंकुश प्रवृत्ति लागू कर दी गई थी। यहाँ पे जो जगह जगह लोगों के विद्रोह भड़क रहे थे, विभिन्न दलों में वो बट रहे थे, अपनी अपनी विचारधाराओं के तहत वो इकट्ठे हो रहे थे। तो वो व्यवस्था लोगों को दी गई जिससे कि वो विद्रोहों को भी दबाया जा सके और लोगों के अधिकारों का भी हनन न हो। तो उसके लिए जो है सुशासन की स्थापना की गई। यहाँ पे जो है लोगों की स्वतंत्रता का हनन किए बिना ही उनके ऊपर काफी हद तक निरंकुशता लाद दी गई और जैसे कि उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। और हालांकि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो एक सीमित दायरे में रह करके ही करेंगे। वो अब जो है प्रेस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया, अभिव्यक्ति पे प्रतिबंध लगा दिया गया, सभाएं करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो विभिन्न प्रतिबंधों के तहत जो है यहाँ पे एक निरंकुशता का माहौल फ्रांस के लोगों के सामने दोबारा इजाद किया गया। लेकिन जो ये निरंकुशता थी ये बुर्बो शासकों की तरह ना हो करके कुछ भिन्नता से स्थापित की गई थी।
तो इससे नेपोलियन का उदय एक तानाशाही के रूप में जो उदय था, जो शुरुआत थी, वो यहाँ से हो चुकी थी। इसके बाद है अत्यंत स्वेच्छाचारी शासन। अत्यंत स्वेच्छाचारी शासन। तो यहाँ पे प्रथम कौंसिल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वहाँ पे 3 सदस्य थे, जिसमें ओबेसिए और ड्यूक द्रुमको और नेपोलियन का हमने नाम लिया है। तो ये तीनों ही सदस्यों ने मिल करके ये कोशिश की कि क्यों ना फ्रांस में स्वेच्छाचारी शासन लागू हो जाएगी। वो तीनों ही सदस्य स्वयं इच्छा से चाहते थे कि सत्ता उन तीनों के ही हाथ में रहे और सारी ही शक्तियां उन तीनों के हाथ में रहे, और इस प्रकार से अपनी इच्छा से वो जैसे चाहते हैं रूल रेगुलेशन फ्रांस के लोगों को दे, और वही जो है रूल रेगुलेशन संविधान में दर्ज हो। तो अपनी इच्छा से वो शासन चलाना चाहते थे, और उन्होंने जो है स्वेच्छाचारी शासन को लागू भी किया। प्रथम कौंसिल के इन तीनों ही सदस्यों द्वारा कुछ एक ऐसे नियमों को लागू किया गया जो कि उनकी तीनों की इच्छा पे ही निर्धारित था, और यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों को एक स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था उन्होंने दी। तो इसके बाद है विरोधियों का सफाया। विरोधियों का सफाया। यहाँ पे 1800 में नेपोलियन इटली के द्वितीय जो अभियान था उस पे चला गया था, और उसके अभियान पे चले जाने के बाद उसके विरोधियों ने एकजुट होकर के नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट बनाना शुरू कर लिया था, और उस गुट बना करके वो नेपोलियन के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। लेकिन पहले अभियान की तरह दूसरे अभियान में भी जो है नेपोलियन ने जीत हासिल कर ली, और जीत हासिल करने के बाद नेपोलियन की जो पैठ थी, जो उसका आकर्षक चरित्र था, लोगों के दिलों में एक बार फिर से सहानुभूति जागृत हो गई, और अब एक बार फिर से नेपोलियन के प्रति लोग जो है स्वामी भक्त हो गए। यहाँ पे वापिस आने पे नेपोलियन का स्वागत किया गया, और आकर के उसने अपने विरोधियों को कठोर दंड दिए, उनको जो है कैदी बना लिया गया, और उनको जो है कठोर दंड दिए गए। इस प्रकार से उसने अपने विरोधियों का अंत किया, और एक बार फिर फ्रांसीसी लोगों के सामने अपनी प्रतिभा की जो है छाप छोड़ी। उसके बाद जो कारण जिम्मेदार था नेपोलियन के उदय का, वो था निरंकुश सम्राट। निरंकुश सम्राट। तो यहाँ पे 1802 में नेपोलियन ने संविधान में संशोधन करके परामर्शदाता के रूप में अपने आप को लोगों के सामने पेश किया, और वो परामर्शदाता, पहला परामर्शदाता जो संविधान में संशोधन को लेकर के परामर्श दे सकता था, वो नेपोलियन स्वयं था। और नेपोलियन स्वयं जो है प्रथम परामर्शदाता के रूप में लोगों के सामने जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पे उसका जो है पोप के द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया, लेकिन यहाँ पे एक सम्राट के रूप में पोप ने उसका राज्याभिषेक किया, एक राजा के रूप में नहीं। फ्रांसीसियों का वो सम्राट था, यहाँ पे एक राजा नहीं था। हालांकि निरंकुशता की जो हद थी वो सारी बुर्बो शासकों की तरह ही थी, उसमें थोड़े बहुत ही परिवर्तन थे, लेकिन यहाँ पे फ्रांसीसियों के सम्राट के रूप में उसका राज्याभिषेक किया। संवैधानिक व्यवस्था यहाँ पे लागू थी। यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था नेपोलियन को अपना सम्राट मानने के अलावा। तो अब उसका राज्याभिषेक हो गया, और विधिवत रूप से जो है वो प्रथम परामर्शदाता और एक निरंकुश सम्राट के रूप में उदित हुआ। और यहाँ पे जो है नेपोलियन के चरित्र की जो महत्वाकांक्षा थी, उसकी जो सोच थी, बचपन से ही जो उसकी इच्छा थी अमीर बनने की, एक बड़े पद प्राप्त करने की, इज्जत मान प्राप्त करने की, वो यहाँ पे जो है संपूर्ण होती दिखाई दी। और यहाँ पे उसकी जो विशेषताएं थी बुर्बो शासकों की तरह नहीं थी, बल्कि बुर्बो शासकों से हट करके थी। बुर्बो शासकों ने जो शासन व्यवस्था लोगों को दी
और निरंकुश सम्राट के रूप में नेपोलियन का जो उदय था उसमें काफी असमानताएं थी। तो इस प्रकार अब जो है नेपोलियन का उदय फ्रांसीसी लोगों के सामने एक निरंकुश सम्राट के रूप में हो गया, एक राजा के रूप में नहीं। अब कहने का अभिप्राय ये है कि वो फ्रांसीसियों का राजा नहीं था बल्कि फ्रांसीसियों का सम्राट था, और संवैधानिक जो नियम कायदे कानून थे उन पे चल करके सीमित शक्तियां ही उसको प्राप्त थी। प्रथम परामर्शदाता के रूप में संविधान की जो कानून थे, संविधान की जो व्यवस्था थी उसमें वो परिवर्तन करवा सकता था। तो यहाँ पे अगला जो कारण था वो था पैतृक साम्राज्य की स्थापना। पैतृक साम्राज्य की स्थापना, पैतृक साम्राज्य की स्थापना। यहाँ पे नेपोलियन ने जो है अपने आप सम्राट बनने के बाद लोगों के सामने जो है एक और घोषणा की कि जैसे कि लोगों को ये होने लग गया कि अब नेपोलियन है तब तक जो है हम सुरक्षित हैं। नेपोलियन के सैनिक जो कुशलता थी उस पे लोगों को बड़ा यकीन था कि फ्रांस को वो बाहरी जो युद्ध हैं, बाहरी जो खतरे हैं उनसे बचाए रखेगा, आंतरिक जो खतरे हैं उनसे बचाए रखेगा। तो यहाँ पे आगे आने वाले समय में नेपोलियन के बाद फ्रांसीसी लोगों का क्या होगा ये चिंता उनको सता रही थी। तो नेपोलियन द्वारा यहाँ पे 1802 में एक और घोषणा की गई। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने भाई लुई के पुत्र को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और यहाँ पे फ्रांसीसी जो शासन था उसमें पैतृक साम्राज्य की स्थापना की कि उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी है वही राजा बनेगा। अब बुर्बो शासकों की तरह जो है वही व्यवस्था हम देख सकते हैं कि उत्तराधिकार जो था वो पैतृक आधार निर्धारित कर दिया गया था। तो एक पैतृक साम्राज्य की स्थापना नेपोलियन द्वारा दोबारा से की गई। उसके बाद है गणतंत्र का अंत। में पोप द्वारा जैसे कि नेपोलियन का जो राज्याभिषेक किया गया था, और राज्याभिषेक के बाद राजमुकुट पहन करके जो है उसने अपने आप को फ्रांस का निरंकुश सम्राट, तानाशाही सम्राट जो घोषित किया था। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि अब एक बार फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई थी और गणतंत्र का अंत हो गया था। तो यहाँ पे जो गणतंत्रवादी थे, प्रमुख गणतंत्रवादियों के जो विचार थे उसने बचपन में अध्ययन किया था। रूसो का, वाल्टेयर का, दांते का, पेट्रार्क का, उनके विचारों का उसने बचपन में पढ़ा था। उनकी छाप भी थी उसके चरित्र पे, लेकिन यहाँ पे वो स्वार्थी बनता जा रहा था और अपने जो सत्ता है उसकी भूख को शांत करता जा रहा था। उसके लिए यहाँ पे उसने गणतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया और यहाँ पे अपने आप को फ्रांस के सम्राट के रूप में लोगों के सामने पेश किया। यहाँ पे उसका राज्याभिषेक हो गया था और फ्रांस का वो नया सम्राट बन गया था। यहाँ पे गणतंत्रवादी जो व्यक्ति थे जो विद्रोह कर सकते थे उनके साथ जो है कठोरता का व्यवहार किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, और जो भी गणतंत्र का समर्थक था उसको कठोर यातनाएं दी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1808 में कहते हैं कि फ्रांस के सिक्कों पे गणतंत्र के जो चिन्ह थे वो जो है 1808 तक ही दिखे, उसके बाद से उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इसमें नेपोलियन के उदय, नेपोलियन के प्रादुर्भाव के कारण जो है गणतंत्र का अंत हो गया और एक बार फिर से जो है जो पैतृक साम्राज्य स्थापित हो गया। कुछ अन्य कारण और भी उत्तरदायी थे। जिन फ्रांसीसी नागरिकों ने क्रांति के लिए संघर्ष किया था, 5 साल का जो संविधान बनाया था, डायरेक्टरी बनी थी 5 सदस्यों की, उनके संविधान को जो है फिर इन 3 सदस्यों के लोगों ने मिलकर के एक जो काउंसिल परिषद जो बनी थी, इन्होंने जो है एक नया संविधान लोगों के सामने पेश किया, जिसके कारण जो है फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी दयनीय हो गई थी। और इस दयनीय आर्थिक स्थिति पे किस प्रकार से काबू पाया जाए वो जो है सबसे बड़ी समस्या आ गई थी। और उस पे काबू पाने के लिए नेपोलियन ने भरपूर कोशिशें की और
विभिन्न अभियान किए और उन अभियानों को जीता। जैसे इटली के दोनों अभियानों की हम बात करें तो विभिन्न अभियानों को जीत करके उसने धनराशि और आर्थिक रूप से जो है फ्रांस की स्थिति को मजबूत करने की कोशिशें की। यहाँ ये भी मुख्य रूप से नेपोलियन के उदय में मुख्य भूमिका अदा की। इस बात ने भी आर्थिक स्थिति हालांकि यहाँ पे सुधर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सुधर रही थी, ना के बराबर थी। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे सख्त कदम उठाए गए, लेकिन उन सख्त कदमों ने फ्रांस के व्यापार को ही जो है बर्बाद कर दिया। और नेपोलियन के सत्ता हाथ में आने से पहले ही जो है आर्थिक दुर्गति से फ्रांस इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो अपने आदर्शों और मूल्यों को छोड़ करके अब अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। तो फ्रांस की जो दयनीय आर्थिक स्थिति थी, दयनीय जो आर्थिक हालत थे, उसको जो है नेपोलियन को अब आगे ठीक करना था। तो दूसरा जो है एक अन्य कारणों में हम देख लेते हैं नेशनल कन्वेंशन की क्रांति के विरुद्ध भावना। नेशनल कन्वेंशन ने संविधान जो लागू किया था वो क्रांति की भावना के खिलाफ था। यद्यपि कन्वेंशन के सदस्य लालची थे, जैसे कि हमने रोबेस्पियर की बात की, दांते की बात की। जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आ गई, उन्होंने सत्ता को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया और अपने ही जेबें भरने में वो लग गए। कानूनों को सख्त कर दिया गया, 21 सदस्यों की परिषद बना दी गई, 12 सदस्यों की काउंसिल बना दी गई, क्रांतिकारी न्यायालय का जो है निर्माण कर दिया गया, लोगों पे काफ़ी सारी बंदिशें लगा दी गई। तो यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन के विरुद्ध जो है लोग एकत्रित होने लगे और एकत्रित लोगों में नेपोलियन ने उन लोगों का साथ दिया, उन लोगों को जो है नेतृत्व दिया, अगुवाई की। तो उस अगुवाई से जो है नेपोलियन आम जनता के लिए एक मसीहा साबित हुआ और नेशनल कन्वेंशन का यहाँ पे अंत हो गया। डायरेक्टरी ने सत्ता संभाली और वहाँ पे जो है नेपोलियन को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से नेशनल कन्वेंशन के विरुद्ध जो है जिन लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी, उसमें जो है नेपोलियन ने लोगों का साथ ही ना दिया, अपितु नेशनल कन्वेंशन के एक सदस्य के रूप में नेशनल कन्वेंशन की भी जो है इज्जत बचाई थी। वहाँ पे नेशनल कन्वेंशन का भी जो है साथ दिया था और आम जनता के विद्रोहों को उसने जगह जगह पे दबाया भी था। तो यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ने पहले ही जो है विसर्जन की भावना थी और डायरेक्टरी के सदस्य को अपनी सत्ता का हस्तांतरण के पास उनके सत्ता का जो है डायरेक्टरी को निर्वासन करने के अलावा कोई और जो है उनके पास रास्ता नहीं था। तो यहाँ पे सत्ता डायरेक्टरी के हाथों में आ गई। उसके बाद है शिक्षित वर्ग का योगदान। शिक्षित वर्ग का योगदान। फ्रांस का मध्यम वर्ग स्थिरता और स्थायित्व चाहता था। वो ये चाहता था कि मात्र एक विकल्प है और योग्य व्यक्ति ही जो है सत्ता में होने चाहिए। सत्ता में जो मुख्य स्थान है वो योग्य व्यक्तियों का ही होना चाहिए, ताकि आगे लोगों के लिए जो नियम कायदे कानून हैं, जो संविधान में परिवर्तन है, जो संविधान में संशोधन है, वो योग्य व्यक्ति करेंगे। तो सारे ही जो चीज़ें हैं वो सोच विचार करके अनुभव के आधार पे होंगी। अयोग्य व्यक्ति यदि संविधान सभा में होंगे तो या फिर सत्ता में होंगे तो वो जो है लोगों का भला नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षित व्यक्तियों का प्रभुत्व जो है होना चाहिए, ऐसा फ्रांस की आम जनता चाहती थी। तो आम जनता जो है ये चाहती थी, शिक्षित वर्ग ये चाहता था कि अब कोई ऐसा व्यक्ति सत्ता में आए जो फ्रांस की डामाडोल स्थिति
को जो है फिर से काबू कर सके। यहाँ पे जो शिक्षित लोग थे वो ये चाह रहे थे, जो क्रांति काल में उन्होंने देखा था सत्ता का विभिन्न रूपों में हस्तांतरण, उससे वो उस स्थिति से इतना ऊब चुके थे और वो जो है बदलाव की जो स्थिति थी उसमें अब उनके पास अच्छे और योग्य व्यक्तियों की कमी हो गई थी और योग्य व्यक्ति नहीं रह गए थे, या तो वो क्रांति काल में ही समाप्त हो गए थे या जो रह गए थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे। तो एक इतिहासकार कहते भी हैं कि राजतंत्रवादी इस आशा से नेपोलियन की ओर देख रहे थे कि जो पुरानी राजतंत्र की व्यवस्था है वो नेपोलियन के आने से दोबारा से जो है शुरू हो जाएगी और गणतंत्रवादी या फिर आम जनता इस जो है आशा से देख रही थी कि नेपोलियन ही योग्य व्यक्ति उनके लिए साबित हो सकता है और बाकी के जो लोग हैं वो तो सत्ता में आते ही जो है भ्रष्ट हो रहे हैं या हो गए हैं। तो इस प्रकार से नेपोलियन की ओर जो है उन लोगों ने देखा, शिक्षितों ने भी और राजतंत्रवादियों ने, और यहाँ पे नेपोलियन का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज हमने बात की नेपोलियन की अर्ली लाइफ की, उसके जो कुछ एक अर्ली लाइफ की में उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उसका जो जीवन था, और उसके बाद जो है उस हमने बात की कि नेपोलियन के उदय के क्या कारण जिम्मेदार थे, 3 सदस्यों की काउंसिल में कैसे वो आया, और उसके अभियानों की चर्चा हालांकि हमने नहीं की है, इससे पहले भी हम चर्चा कर सकते थे लेकिन इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आज हमने बात की है नेपोलियन के प्रादुर्भाव की, उसके उदय की, और उसके उदय के लिए जो कारण जिम्मेदार थे उनको हमने पढ़ा है। आगे जो है नेपोलियन के सुधारवादी कार्य और उसके द्वारा किए गए अभियानों की हम चर्चा करेंगे। आज जो है आपने जो पढ़ा है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। धन्यवाद।